सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कोई फोर्स लगाने से अगर ऑब्जेक्ट के रोटेट होने की टेंडेंसी है तो हम कहते हैं कि इस फोर्स में रोटेशनल इफेक्ट बनाने की टेंडेंसी है, और हम बोलेंगे बॉडी इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय ए टॉर्क। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए हमने क्या माना, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट बॉडी का रोटेशन होगा। ठीक है, ये हमने ब्लू कलर का बनाया, ये क्या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ब्लू वाला। तो ये वाली लाइन पर जो भी पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो इस लाइन पर फिक्स रहेंगे, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर एक पॉइंट P है जहां पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, यहां से एक्सिस से इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, सपोज R इस डायरेक्शन में है, तो इस P पॉइंट पर, P पॉइंट क्या है, P पॉइंट है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जहां पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो P पॉइंट पर मान लो हमने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है F। ठीक, तो P पॉइंट पर अप्लाइड फोर्स, और ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, और O क्या है, O एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो F और R के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है थीटा, वो ये है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जस्ट फॉर रिवीजन यहाँ पे बता देते हैं, R क्रॉस F। ठीक है, R वेक्टर और F वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया, ये सब जानने के लिए पिछला वाला लेक्चर देखो, उसमें एक्सप्लेन किया गया कि क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों किया। ठीक है, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क के दो पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है कि जिसमें दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम बोलोगे ये तो ऐसे रोटेशन टाइप का होता है, कर्ल टाइप का डायरेक्शन होगा, बट वेक्टर तो हम लोग ऐसे बनाते हैं सीधा, तो इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे इस बात को। तो इसका आंसर है कि हमारा राइट हैंड के जो फिंगर्स होते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स, उनको स्ट्रेच करो, कैसे, R और F के लिए, और जो थंब है उसको सीधा करो, वो टॉर्क का डायरेक्शन होगा। देखो कैसे, इसी डायग्राम में बताते हैं। इस डायग्राम के लिए हम खाली R और F इधर बना लेते हैं, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। ये हमारा R ऐसे था, और F वेक्टर जो था वो हमारा कुछ इस तरह का था, ये F वेक्टर था ऐसे। ठीक है, ये F वेक्टर है, इनके बीच में थीटा एंगल है। तो अगर R क्रॉस F लिखा है, मतलब R के हेड से F के हेड की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को हमें कर्ल करना है। ठीक है, क्या बोलते हैं इस टर्म को, कर्ल। कर्ल मतलब फिंगर्स को ऐसे मोड़ना अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ऑब्वियसली नहीं मोड़ेंगे। तो R से F की तरफ तुम्हारा जो कंप्यूटर है या मोबाइल है, उसके स्क्रीन पर तुम करके देखो, राइट हैंड के फिंगर्स को R से F की तरफ मोड़ो, ठीक है, और थंब को सीधा करो, तो तुम्हारा थंब ऐसे आएगा, स्क्रीन के सरफेस से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, थंब ऐसे होगा स्क्रीन के सरफेस से बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ निकलने वाले वेक्टर को इस तरह डिनोट करते हैं, और अंदर की तरफ जाने वाले वेक्टर को ऐसे क्रॉस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये अंदर की तरफ जाने वाला है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड डायरेक्शन, और ये वाला जो सिंबल है ये किसके लिए होता है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम R से F की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे और थंब को सीधा करेंगे, तो हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा, यही डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन होगा, यानी टाउ वेक्टर का होगा। ठीक है, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, टाउ, टॉर्क के लिए जो यूज किया है ये सिंबल TAU, टाउ इसका नाम है, जैसे अल्फा बीटा गामा वो सिंबल है, बट वो यूज होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, तो हम लोग टाउ यूज करते हैं टॉर्क के लिए। ठीक, अगर हमारा R वेक्टर इधर होता, ऐसे R वेक्टर होता, और इस तरफ F वेक्टर होता, तो R क्रॉस F हम करते, तो R से F की तरफ ऐसे जाते। तो अगर राइट हैंड के फिंगर्स को, अगर R इधर था और F इधर था, अब अगर राइट हैंड के फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, तो टॉर्क का ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग टॉर्क के जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली वो क्या होंगे, जो हमारा पेपर है या स्क्रीन है उसके सरफेस में या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि R वेक्टर किधर है, F वेक्टर किधर है। ठीक है, अगर ये वाला केस है, R से F ऐसे गए तो टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है,
और ऐसा डायग्राम अगर था तो आर से एफ इधर की तरफ गए तो टॉर्क वेक्टर अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये तो हुई टॉर्क के डायरेक्शन की बात। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लिखा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होगा, ये हमारा टॉर्क वेक्टर था आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो वेक्टर फॉर्म में पहले तो क्या लिखते हैं, अगर तुम्हें याद हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता था और एन कैप हो जाता था डायरेक्शन। उसी तरह से आर क्रॉस एफ जब हमने लिखा तो हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड यानी कि आर इंटू एफ का मैग्नीट्यूड, एफ यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड डायरेक्शन एन कैप। जो एन कैप डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा डायरेक्शन जो आर और एफ वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर यानी प्लेन के नॉर्मल तो दो डायरेक्शंस हैं, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, फिर से वही बात रिपीट हो जा रही है कि आर क्रॉस एफ के लिए राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करके देख लेंगे कि प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सा वाला हमारा सही होगा। ठीक है, इनवर्ड वाला कि आउटवर्ड वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ये आर एफ साइन थीटा, यही क्या है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। ठीक, ये जो आर वेक्टर है इसी को बोलते हैं मोमेंट आर्म। दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द टॉर्क। बॉडी पर जो टॉर्क लग रहा है उसकी मोमेंट आर्म कितनी है। ठीक, तो मोमेंट आर्म जो हमने टर्म बोला है, यहीं से और एक इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान में आ रहा है, वो क्या होता है, वो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो मोमेंट का एक मीनिंग जो है वो टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि एक मोमेंट में हमने ये काम कर दिया या जस्ट अ मोमेंट ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पे जो मोमेंट है उसका मीनिंग होता है टाइम। बट यहाँ पर मोमेंट का मीनिंग टाइम नहीं है, यहाँ पे मोमेंट का मतलब होता है कि रोटेशनल इफेक्ट। जैसे हमने ऊपर बोला ना रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो रोटेशनल इफेक्ट के लिए ये टर्म यूज किया जाता है मोमेंट। ठीक है, मोमेंट का एक मीनिंग है टाइम और दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा मीनिंग है रोटेशनल इफेक्ट। ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स अगर बोला इट मींस रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट आर्म मींस कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। यानी जहां पर बॉडी हिंज्ड है, हिंज HINGE हिंज। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि दरवाजे में जो लगाया गया हिंज लगाया गया, हिंज को हिंदी में कब्जा भी बोलते हैं। कब्जा, कब्जा नहीं है। देखो कब्जा और कब्जा में अंतर है, सुनने में एक जैसे लग रहा है। कब्जा मतलब होता है कि तुमने कोई जगह को अपने उस कंट्रोल में ले लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, एक्वायर वो कब्जा होता है। वो कैसे लिखा जाता है, क और ब आधा और जा, ये वो कब्जा। कब्जा मीन्स होता है एक्विजिशन। ये एक्विजिशन नहीं है, ये है कब्जा। ठीक है, कब्जा, कब्जा मतलब होता है हिंज। खैर, तो हिंज जहां पर कर देते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन, उसके चारों तरफ बॉडी रोटेट होगा और वहां से जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ठीक है, तो अब तुम अगर एक दरवाजे वाला केस देखो, दरवाजे में हमने उस दिन भी डायग्राम बनाया था, डोर वाला केस, या तुम्हारा लैपटॉप ही होगा, उसमें देखो स्क्रीन और कीबोर्ड वाला पार्ट जहां पे आपस में जुड़े हुए हैं, वहां पर जो स्क्रीन है वो हिंज्ड है। ठीक है, हिंज्ड है वहां पे। और जब हम स्क्रीन को यानी फ्लैप, लैपटॉप के फ्लैप को ऊपर या नीचे गिराते हैं तो पूरा स्क्रीन उसी हिंज वाली लाइन के तरह के आसपास रोटेट होता है। ठीक है, तो अगर हिंज से तुम कहाँ पे फोर्स लगाते हो, लैपटॉप को नीचे गिराने के लिए कहाँ पे फोर्स लगाते हो, ये मान लो हमारा लैपटॉप का स्क्रीन, ये सपोज हमारा नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, ये कीबोर्ड वाला पार्ट है लैपटॉप का, यहाँ पे कीबोर्ड हमारा बना हुआ है। ठीक है, इसमें कीज हैं और ये हमारा स्क्रीन है, ये ऐसे स्क्रीन ऐसे ऊपर उठा हुआ है लैपटॉप का। ठीक, ये हमारा स्क्रीन है, इसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्क्रीन है। तो ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, लैपटॉप के केस में ये वाली जो लाइन है जहाँ पे हिंज किया हुआ है, यही क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब तुम फोर्स कहाँ लगाते हो, लैपटॉप को यहाँ किनारे पे पकड़ते हो और फिर ऐसे नीचे की तरफ मोड़ देते हो, तो लैपटॉप तुम्हारा ऐसे बंद हो जाता है। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है जहां तुमने फोर्स लगाया है, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया है, तो हिंज वाली जगह से, ये हिंज वाली जगह है,
और ये एफ है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से ये इस तरफ जो एरो गया है यही क्या है, मोमेंट आर्म। ठीक है, डोर वाले केस में भी ऐसे ही, डोर का हैंडल अगर तुम देखो, ये सपोज हमारा एक डोर है, सपोज ये हमने एक डोर बना लिया, तो डोर का हैंडल कहाँ होता है, डोर का हैंडल यहाँ लगाया जाता है किनारे पे, और हिंज कहाँ पे किया जाता है, डोर को इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये जहाँ फोर्स लगाना है, फोर्स कहाँ लगाते हैं हम, हैंडल पर, तो ये हो जाएगा आर, और ऐसे मान लो हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये आर और एफ के बीच में एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डोर का जो हैंडल है वो डोर में एकदम किनारे पे क्यों लगाते हैं, यहाँ पे लगा दें, हिंज के पास लगा दें, तो क्या होगा, तो हिंज के पास लगा देने से क्या होता है, ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाता है। मैग्नीट्यूड छोटा हो जाने से क्या होगा, जब हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे आर एफ साइन थीटा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज आर छोटा हो गया है, जिससे कि हम उतना टॉर्क प्रोड्यूस कर सके जिससे डोर को ओपन या क्लोज किया जा सके, यानी डोर को घुमाया जा सके। ठीक है, हैंड पंप में भी तुमने देखा होगा, हैंड पंप में क्या होता है, मान लो ये हैंड पंप है, ये हैंड पंप, यहाँ से सपोज इसमें पानी गिर रहा है। ठीक है, और हैंड पंप में जो हैंडल है हैंड पंप का वो कुछ इस तरह से होता है, लंबा हैंडल बनाया जाता है। तो लंबा हैंडल बनाने से क्या होगा, ये जो हैंडल है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हिंज है, इसके अबाउट ये हैंड पंप रोटेट किया जाता है, यानी ऊपर नीचे हम हैंड पंप को चलाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर फिक्स है, यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पे फिक्स है। तो लंबा हैंडल बनाने से क्या होगा, हम फोर्स कैसे लगाते हैं हैंडल पर, या तो ऐसे नीचे की तरफ लगाएंगे नीचे दबाने के लिए, या ऐसे ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो ये जो हैंडल की लेंथ है यही आर का काम करता है, यानी मोमेंट आर्म जो है वो हैंडल का लेंथ ही होगा। तो अगर आर बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कम फोर्स लगाकर भी हम उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर, तुम खुद से करके देख सकते हो, हैंड पंप में अगर तुमने इस जगह पे यहाँ पकड़ के फोर्स लगाया तो आर छोटा हो जाएगा, आर छोटा हो जाने से अब तुम्हें हैंड पंप को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट आर्म छोटा हो गया तो अब फोर्स बड़ा लगेगा, तब जाकर के कहीं तुम इतना टॉर्क प्रोड्यूस कर पाओगे कि हैंड पंप को चला सको। ठीक, तो यही रीजन है कि हैंड पंप लंबा बनाते हैं, डोर में हैंडल एकदम किनारे पे लगाया जाता है, लैपटॉप को एकदम ऊपर वाले पॉइंट पे पकड़ के बंद करोगे या खोलोगे तो इजी होगा। तुम यहाँ पे पकड़ के कभी खोल के देखना लैपटॉप को, जहाँ पे हिंज है उसके पास वाली जगह पे, तो तुम्हें लैपटॉप या तो खुलेगा ही नहीं, अगर खुल भी गया तो बहुत ज्यादा ताकत लग जाएगी और हो सकता है तुम्हारा लैपटॉप का हिंज टूट भी जाए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर का हैंडल मोटा बनाया जाता है, जो स्क्रू ड्राइवर का पॉइंटेड एंड है जो स्क्रू में फंसता है वो पतला होता है, लेकिन हैंडल मोटा बनाया जाता है। या जैसे कोई बॉटल है, बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको कपड़े से पकड़ते हैं और फिर घुमाते हैं। तो कपड़े से पकड़ने से क्या होगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है लिड का, लिड के एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स के एप्लीकेशन वाला पॉइंट है उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो डिस्टेंस बढ़ जाने से अब हम फोर्स लगाएंगे, उससे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होने से लिड को खोलना, घुमा करके यानी रोटेट करके खोलना और बंद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में टॉर्क के, और फिर से हम वही बात बोलेंगे कि ये जो एग्जांपल हैं ये उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किए गए हैं, टॉर्क इन डेली लाइफ वाला जो वीडियो है उसमें ये एक्सप्लेन किए गए हैं ये सारे पॉइंट्स, कि दूर में फोर्स लगाने से हमें कम फोर्स लगा के भी हम ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देखा होगा वो समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो अब देख लें।